वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम रेखा गुप्ता का रोड शो, कहा केवल प्रतिनिधि नहीं दिल्ली की दिशा तय करने का समय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न वार्डों शालीमार बाग बीच, चांदनी चौक और अशोक विहार में आयोजित रोड शो में भाग लेकर जनता से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने के लिए अपील की। इस मौके पर दिल्ली के निगम उपचुनाव, आगामी नगर निगम उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट डालने को लेकर अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न वार्डों में हुए रोड शो के दौरान जनता का जो उत्साह और समर्थन दिखा, वे सरकार द्वारा राजधानी के विकास के लिए हो रहे कार्यों पर विश्वास का प्रमाण है। बीते 8 महीनों में सड़क, सफाई, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति ने लोगों के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर किया सम्मानित, हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर सम्मानित किया गया। टीम के हर खिलाड़ी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। यह सम्मान टीम के समर्पण और प्रतिभा को दर्शाता है। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के साहस, जज्बे और अदम्य इच्छाशक्ति को सलाम करते हुए पहले महिला T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड में अपराजी प्रदर्शन कर खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को शुक्रवार को एक समारोह में सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल खेल उपलब्धि का उत्सव था, बल्कि खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेशिता के संदेश को भी मजबूती प्रदान करता है। दिल्ली में 11 की जगह होंगे 13 डिस्ट्रिक्ट, 9 जिलों का नाम बदलने की भी तैयारी कर रही है रेखा सरकार। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए जिले की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने का प्रस्ताव रखा है। 9 जिलों के नाम बदलने का सुझाव है, बल्कि सेंट्रल, नई दिल्ली, साउथ और वेस्ट जिलों के नाम यथावत रहेंगे। उत्तर पूर्व और पूर्वी जिलों को पुनर्गठित कर नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा नाम से 2 नए जिले बनाने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो। देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू, साउथ दिल्ली में प्री टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे हैं सारे सिस्टम। साउथ दिल्ली के गांव में डिजिटल जनगणना 2027 की प्री टेस्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी है। यह ट्रायल रन डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं और एप्लीकेशन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए है। यह कवायद 10 नवंबर से शुरू हुई है और इसमें मोबाइल ऐप और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली को परखा जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया राष्ट्रीय ध्वज का वैज्ञानिक रिसाइकलिंग मॉडल, सम्मानजनक निस्तारण का समाधान तैयार। देश में हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही वह अन्य अवसरों पर करोड़ों लोग हर साल राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में शान के साथ फहराते हैं और फिर सम्मान पूर्वक सुरक्षित रख देते हैं। समय बीतने के साथ तिरंगों का रंग फीका पड़ने पर वे उम्र पूरी कर चुके ध्वज बन जाते हैं। इन ध्वजों का सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण कैसे हो, यह सवाल लंबे समय से था। अब आईआईटी दिल्ली ने 2 साल की लंबी शोध प्रक्रिया के बाद इसका समाधान खोज निकाला है। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज की वैज्ञानिक पुनर्चक्रण का सफल मॉडल तैयार किया गया है। शोध की शुरुआत में पूरे भारत से लगभग 1000 राष्ट्रीय ध्वज एकत्र कर करीब 400 किलो वेस्ट सामग्री को अलग अलग रंगों, केसरिया, सफेद और हरा में पृथक किया गया है। इसके बाद इस अपशिष्ट से दोबारा नए तिरंगों का निर्माण किया गया। दिल्ली में लैंडफिल पर निर्भरता कम करने का सपना, ढेर कचरे के ढेर में तब्दील हुई द्वारका की सड़कें। दिल्ली में कचरे की समस्या के समाधान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम में पूरी स्पष्टता के साथ उल्लेख है कि स्थानीय अधिकारी ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उपचार और निपटान हो, जिससे लैंडफिल पर निर्भरता कम हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? कम से कम राजधानी की सर्वाधिक सुनियोजित मानी जाने वाली उपनगरी द्वारका में ऐसा होता नजर नहीं आता है। आए दिन उपनगरी में जगह जगह कचरे के विशाल ढेर इस कदर नजर आते हैं मानो ये ढेर नहीं बल्कि छोटी मोटी लैंडफिल साइट हो। दिक्कत यह है कि ये ढेर आवासीय इलाके या किसी पार्क से सटे होने के कारण लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण है। स्थिति ऐसी है कि जहां ये ढेर रहते हैं वहां आप कुछ सेकंड भी खड़े हो जाए तो आपकी दशा खराब होने लगेगी। दिल्ली में खाना पीना और रहना महंगा, फिर भी महंगाई देश में सबसे कम, नई सरकारी रिपोर्ट से दिलचस्प खुलासा।
एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले साल मुद्रास्फीति दर अन्य महानगरों और राष्ट्रीय औसत से कम रही। ईंधन और प्रकाश समूह में यहां दर कम रही है, लेकिन खाद्य और आवास क्षेत्रों में बढ़ी। वित्त वर्ष 2024-25 में कोलकाता में सीपीआई में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4% रहा। 2024 में दिल्ली की मुद्रास्फीति दर 1.7%। खेड़ा कला रेलवे फाटक पर खत्म होगा दिल्ली का सबसे बड़ा जाम, फ्लाईओवर और अंडरपास की तैयारी तेज। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के खेड़ा कला में रेलवे फाटक पर लग रहा दिल्ली का सबसे बड़ा जाम अब दूर होगा। इस समस्या को खत्म करने के लिए एक फ्लाईओवर और एक रेलवे अंडर ब्रिज बनेगा। इससे आसपास के इलाके के लोगों को ही नहीं, दिल्ली के अन्य इलाकों और हरियाणा तक के लाखों वाहन चालकों को प्रतिदिन जाम से राहत मिलेगी। नरेला से रोहिणी आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। यह परियोजना व्यस्ततम दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर होगी। रेलवे का यह फाटक 24 घंटे में 88 बार बंद होता है। कई बार 20 मिनट तक फाटक बंद रहता है। हर 20 मिनट में फाटक बंद होता है। इस समस्या को जड़ से दूर करने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया। 12 साल बाद खत्म होगा 2.79 लाख दिल्ली वालों का इंतजार। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर उठाया बड़ा कदम। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में वर्षों से लंबित नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। वर्ष 2013 के बाद से नए राशन कार्ड बने ही नहीं है। लंबित आवेदनों की संख्या भी 2.89 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। सरकार चाह रही है कि दिल्ली में कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रह जाए। बताया जाता है कि हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय गहन समीक्षा बैठक की थी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, राशन वितरण व्यवस्था व लंबित आवेदनों आदि की प्रगति पर विचार से चर्चा हो रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार अपने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में और अधिक देर नहीं करेगी। आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया राष्ट्रीय ध्वज का वैज्ञानिक रिसाइकलिंग मॉडल, सम्मानजनक निस्तारण का समाधान तैयार। देश में हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही वह अन्य अवसरों पर करोड़ों लोग हर साल राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में शान के साथ लहराते हैं और फिर सम्मानपूर्वक सुरक्षित रख देते हैं। समय बीतने के साथ तिरंगों का रंग फीका पड़ने पर वे उम्र पूरी कर चुके ध्वज बन जाते हैं। इस ध्वजों का सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण कैसे हो, यह सवाल लंबे समय से अनुत्तरित था। अब आईआईटी दिल्ली ने 2 साल की लंबी शोध प्रक्रिया के बाद पहली बार इसका समाधान खोज निकाला है। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण का सफल मॉडल तैयार किया गया है। शोध की शुरुआत में पूरे भारत से लगभग 1000 राष्ट्रीय ध्वज एकत्र कर करीब 400 किलो वेस्ट सामग्री को अलग अलग रंगों केसरिया, सफेद और हरा में पृथक किया गया। इसके बाद इसे अपशिष्ट से दोबारा नए तिरंगों का निर्माण किया गया। दिल्ली में बढ़ते ई वेस्ट पर नगर निगम की सख्ती, अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ने पर 5 गोदाम सीज। दिल्ली नगर निगम का शाहदरा उत्तरी जोन प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में निगम ने मुस्तफाबाद व इसके आसपास के क्षेत्रों में ई वेस्ट के 5 गोदामों को सील किया है। निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे ई वेस्ट के गोदाम को चलने नहीं देगा। कार्रवाई रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। जहां भी ई वेस्ट के गोदाम मिलेंगे उन्हें सील किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में निगम ने कार्रवाई को अंजाम। डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन की कमी से मरीज प्रभावित, रोजाना टालने पड़ रहे हैं ऑपरेशन। विश्वास नगर स्थित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन की कमी मरीजों पर भारी पड़ गई है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से रोजाना 2 से 3 ऑपरेशन टालने पड़ रहे हैं। एक दिन में छोटे व बड़े 30 ऑपरेशन यहाँ होते हैं। ओपीडी में तो बुरे हालात हैं। यहाँ आने वाले मरीजों का कहना है कि ऑपरेशन भले ही डॉक्टर करते हैं, लेकिन टेक्नीशियन के बिना यह संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को इस तरह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस साल कई माह तक अस्पताल में डिलीवरी भी बंद रही थी। यहाँ के मरीजों की डिलीवरी जीटीबी अस्पताल होती थी। जैसे तैसे फिर से डिलीवरी हेडगेवार में होनी शुरू हुई है। प्रदूषण से बचने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे दिल्ली वासी, हिमाचल उत्तराखंड की बड़ी डिमांड। वसंत कुछ निवासी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हरपाल सिंह ने उत्तराखंड के चंबा के एक सुदूर गांव में अपना दूसरा घर बना लिया है। ये जाड़े के इन महीनों में 20 दिन वहां और 10 दिन दिल्ली में गुजार रहे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण के जहरीले संकट के चलते मौजूदा समय में दिल्ली में रहना काफी मुश्किल है। उनके बच्चों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे कहते हैं कि उनकी तरह उनके जानने वाले
वाले कई लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के साथ उत्तराखंड या अन्य अच्छी हवा वाले स्थानों पर अपना दूसरा ठिकाना बना लिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है। इसके चलते कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग व बच्चों में समस्या अधिक है, जिसके चलते दिल्ली वालों में वायु प्रदूषण यात्रा की मांग बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर, चीन का राजस्व भी होगा खत्म। अब भारत अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रतिष्ठित दो थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एलिक जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की इस उपलब्धि में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है। इंडेक्स में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता को भी अहमियत दी गई है। इंडेक्स में जिन मानदंडों को आधार बनाया गया है उसमें भारत ने जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है। दिल्ली शहर में जहरीली सुबह एक्यूआई पहुंचा 560 के पार, सांस लेना तक मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नोएडा के एक्यूआई 561 दर्ज किया गया। क्लाइमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार दिल्ली पिछले एक दशक से सबसे प्रदूषित रही है और मौसम और अन्य कारणों से सर्दियों में स्मॉग बढ़ रहा है और इस समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है। कूड़े के पहाड़ के सामने चमका दिल की पुलिस। गाजीपुर थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन। गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली के चेहरे पर एक धब्बा है। वहीं इस लैंडफिल के ठीक सामने मौजूद दिल्ली पुलिस का गाजीपुर पुलिस स्टेशन देश में एक सितारे की तरह चमकता है। देश भर की पुलिस की जुबान पर बस एक ही नाम है, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। इस स्टेशन को दिल्ली की पुलिस क्यों ना कहा जाए, होम मिनिस्ट्री ने इसे देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन चुना है। होम मिनिस्ट्री ने इसे दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली के लोगों के लिए भी गर्व का पल है। दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड कितनी सुरक्षित, डीजीसीए नियम, फ्लाइट कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खाम में बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून की सवारी शुरू हो रही है। डीडीए और डीजीसीए की मंजूरी के बाद यह 150 से 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ेगा। सुरक्षा के लिहाज से यह हवाई जहाजों के मार्ग से काफी दूर है, क्योंकि विमानों की ऊंचाई बैलून की ऊंचाई से बहुत अधिक होती है। एटीसी के समन्वय और मौसम की निगरानी के साथ यह सवारी पूरी तरह से सुरक्षित होगी। एमसीडी उपचुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व एमएलए राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्रदान की। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। अब रविवार को वोटिंग होगी, जबकि काउंटिंग 30 दिसंबर को होगी। इन 12 सीटों पर 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6,99,537 वोट करेंगे। पहली बार इस चुनाव में 4,884 वोटर ईवीएम से वोट डालेंगे, जबकि 3,204 दिव्यांग वोटर होंगे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सभी 12 वार्डों में जोरदार प्रचार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने से लेकर दिल्ली के बीजेपी एमपी, पार्षद और एमएलए ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे हैं सोनिया राहुल। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले ने अब इस आदेश को 16 दिसंबर के लिए टाल दिया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ सुमन दुबे और सैम पित्रोदा और एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है, कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण किया। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल।
डीजे यात्रा ऐप क्लोन पर 4 की जगह 28 से रिपोर्ट किया लागू। केपीएमजी के खिलाफ दिल्ली एचसी पहुंचा डेटा व्लॉग। दिल्ली हाईकोर्ट में डीजे यात्रा ऐप को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। डेटा इवोल्व सॉल्यूशंस के आरोप ने लगाया है कि केपीएमजी ने अवैध रूप से उनके ऑफिस में प्रवेश कर ऐप को क्लोन किया। कंपनी ने केपीएमपी तकनीक पर क्लोन का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि बिना अनुमति के 28 एयरपोर्ट्स पर ऐप लागू करने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की। स्मार्ट पुलिसिंग के 75 मानकों को पास कर गाजीपुर थाना बनावल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी ट्रॉफी। गाजीपुर थाना देश का नंबर 1 थाना चुना गया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजीपुर थानाध्यक्ष को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। नंबर 1 थाना चुने जाने के 75 मानक थे। इन सभी मानकों ने अव्वल आने के बाद इस थाने का चुनाव किया गया। इन मानकों में किस तरह से अपराध को काबू किया, फरियादियों को से व्यवहार, पुलिस किस तरह से ऑनलाइन अपडेट रही जैसे बिंदु को शामिल किया गया था। अपराध को सुलझाने की अवधि व अन्य मानक भी इनमें रखे। नर्सरी एडमिशन 2026-27 दिल्ली में स्कूल से दूरी पर मिलेंगे 55 अंक तक। 4 दिसंबर से आवेदन शुरू। राजधानी के निजी स्कूलों में शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी दाखिला मानदंड जारी कर दिए। स्कूलों ने सबसे अधिक प्राथमिकी नेबरहुड को दी है। जिस स्कूलों ने दूरी को 55 अंक तक दिए हैं, दिए गए यह अंक है। द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ नेशनल स्कूल ने स्कूल से 12 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक, 12 से 15 किलोमीटर आगे वालों को 45 अंक और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी वालों के लिए 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं भाई बहन, पूर्व छात्र और स्टाफ वार्ड श्रेणियों के लिए 15-15 अंक दिए गए हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने 4 किलोमीटर के दायरे या स्कूल परिवहन के कवर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को 50 अंक दिए हैं। द्वारका स्थित आईटीएल ने इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने कहा कि उनके स्कूल में भी दूरी, भाई बहन, एलुमिनाई और स्टाफ वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नेबरहुड को अधिक प्राथमिकता दी है। अब अभिभावक 4 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्कूल की वेबसाइट से लेकर ऑफलाइन भी आवेदन करने की सुविधा होगी। 2500 की रिश्वतखोरी के आरोप ने ले लिए जीवन के 23 साल। भ्रष्टाचार मामले में डीडीए के 2 पूर्व इंजीनियर बरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1991 में दर्ज हुए भ्रष्टाचार मामले में डीडीए के 2 पूर्व जूनियर इंजीनियरों को 23 वर्ष बाद बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप साबित करने में कई गंभीर खामियां रही और संदेह का लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने वर्ष 2003 में हुई ट्रायल कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि जांच में नियमितता थी, लेकिन कहा कि इस आधार पर मुकदमे को स्वतः अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए अदालत ने केस के मेरिट पर विचार किया। सबूतों की समीक्षा में सामने आया कि शिकायतकर्ता सोमनाथ यह साबित नहीं कर सका है कि जिस संपत्ति से जुड़ी अनुमति के लिए वे इंजीनियरों से संपर्क में थे, वे संपत्ति वास्तव में उनकी या उनकी पत्नी की थी। यहाँ तक कि निर्माण संबंधी कोई दस्तावेज भी नहीं था। भुने चनों में जहर की मिलावट और अमाइन ओ से कैंसर का खतरा। लाजपत नगर समेत कई बाजारों में मिली गड़बड़ी। राष्ट्रीय राजधानी में पौष्टिक नाश्ते भुने चने में कपड़ा रंगने वाली औद्योगिक डाई और अमाइन ओ की खतरनाक मिलावट की जा रही है। इसने इसे जहर बना दिया है, जो लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ा दे रही है। यह मिलावट राजधानी के लाजपत नगर जैसे प्रमुख बाजारों में बिक रहे भुने चने में भी पाई गई है। बता दें कि ओरामाइन और चनों को चमकदार पीला रंग देने के साथ कुरकुरापन भी देता है। इससे लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसका सेवन स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा रहा है, विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। यह मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। यह न्यूरोलॉजिकल विकार उत्पन्न करने के साथ ही और पाचन तंत्र भी नष्ट कर देता है। यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए लाल किला तैयार 180 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की बंदोबस्त पर जोरों। आतंकी धमाके से लाल किला डरने वाला नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़ा है। 3 दिनों तक चल रहे विशाल व भव्य सिख समागम के बाद अगले माह के आरंभ में 180 देशों के 1000 से अधिक विशिष्ट गतिविधियों की मेजबानी करेगा। 7 से 13 दिसंबर तक यहाँ यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि देश में इस तरह की पहली बैठक होने जा रही है। इसके लिए लाल किला व आसपास सुरक्षा, सफाई, यातायात प्रबंधन और सुंदरीकरण समेत व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की कवायद तेज हो गई है। बैठक के लिए चांदनी चौक को भी खास तौर पर चमकाया जा रहा है। साथ ही अतिथियों के स्वागत के लिए जगह जगह तोड़ना द्वार लगाए जाएंगे तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। खास बात है कि अतिथियों को विशेष रूप से चांदनी चौक की चाट पकौड़ियों का स्वाद चखाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम।